नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत झा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूपीएससी अल्टीमेट पर। और हम संसद पढ़ रहे थे। संसद के बारे में 2 क्लासेस हो चुकी थी, जिनमें हमने संसद का गठन, संरचना, संसद के अधिकारी, संसद में विभिन्न प्रस्ताव, विभिन्न विधेयक और संसद की कार्यवाही किस तरह से चलती है वो सब पढ़ लिया था। आज संसद की लास्ट क्लास है और जैसा ही कहा गया था कि 3 से 4 क्लास में संसद का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसी के अनुसार ये संसद से रिलेटेड अंतिम क्लास है। और इसमें हम आज कंप्लीट करेंगे बजट निर्माण, बजट की पूरी प्रक्रिया, रेलवे बजट, आम बजट, बजट निर्माण की प्रक्रिया और साथ में ही संसद की अनन्य शक्तियाँ, राज्यसभा की अनन्य शक्तियाँ और संचित निधि, लोकलेखा निधि, आकस्मिकता निधि और साथ में ही समितियाँ जो भी है उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। इसको आप अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान में बजट किस अनुच्छेद में है, तो बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। संविधान में जिसको हम सामान्य भाषा में बजट कहते हैं, उसको संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है और ये संविधान के आर्टिकल 112 में दिया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है, तो एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के संपूर्ण आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। ठीक, चूंकि लोकतंत्र है, सरकार लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, उत्तरदायी है, अर्थात जनता के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए उसको अपने सभी आय और व्यय से रिलेटेड खर्चों को आय और व्यय के संदर्भ में जो भी उसके आय हो रही है, टैक्स से, ऋण से या लाभ से, जिस भी रूप में उसको इनकम हो रही है और जिसमें वो खर्च कर रही है, वो सब लेखा जोखा संसद को बताना पड़ता है और इसी संपूर्ण प्रक्रिया को बजट कहते हैं। ठीक, तो अनुच्छेद 112 कहता है में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है। ठीक, बजट शब्द का प्रावधान नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको कहा गया है। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। सरकार का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। यानी कि जो बजट होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का लेखा जोखा होता है कि सरकार जो भी खर्च करेगी उस पैसे को कहाँ लगाएगी और उस पैसे का भरपाई कहाँ से करेगी, उसको पैसा कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहा है, कितना पैसा प्राप्त हो रहा है और कितना खर्च कर रही है और कितना उसको अधिक खर्च करना पड़ रहा है, जिसको घाटा कहते हैं। ठीक, तो आर्टिकल 112 के अनुसार क्या होता है, तो देखिए, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों में बजट को रखवाएंगे। आपको जब राष्ट्रपति के कार्य पढ़ा रहे थे और संसद पढ़ाया था, तब भी बताया था कि अनुदान से संबंधित या संचित निधि से खर्च करने से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं आता है। चूंकि बजट में संचित निधि से खर्च होता है, इसलिए राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों में बजट को रखवाएंगे। ये आर्टिकल 112 के अनुसार बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। ना ही यहाँ है, ये कर लिखा हुआ है, ना ही कर निर्धारण वाला कोई विधेयक लाया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ना तो टैक्स लगाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। ये नियम है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही अनुदान की मांग रखी जाएगी और उन्हीं के सिफारिश पर अनुमति के बाद टैक्सेशन का कोई प्रस्ताव लाया जाएगा। विधि के सिवाय यानी कि नियम कानून के अलावा संग्रह नहीं किया जा सकता। कर को बिना विधि के आधार पर
संग्रह नहीं किया जा सकता। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह किस क्रांति से संबंधित है। तो अमेरिका की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में यह नारा दिया गया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, और इसी को यहाँ शामिल किया गया है कि विधि के सिवाय किसी भी आधार पर टैक्स ना तो इकट्ठा किया जाएगा, ना लगाया जाएगा, ना बढ़ाया जाएगा। संसद किसी कर को समाप्त तो कर सकती है, लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकती बिना प्रतिनिधित्व के। जब तक जनता यानी कि सांसद और राष्ट्रपति ना चाहें, तब तक संसद ना तो किसी कर को बढ़ा सकती है और ना ही किसी कर को एक्स्ट्रा लगा सकती है। बिना समेकित विधि के यानी कि बिना नियम के संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि संचित निधि से कोई भी पैसा निकालना है तो उसके लिए आपको संसद से विधेयक पास कराना होगा। इसीलिए संचित निधि संसद के नेतृत्व में होती है, संसद के व्ययाधीन होती है। संचित निधि क्या होती है आगे पढ़ेंगे। यहाँ जान लीजिए कि संचित निधि केंद्र सरकार की ऐसी निधि होती है जिसमें केंद्र सरकार की समस्त आय को रखा जाता है। ठीक है, तो यह संसद के व्ययाधीन होती है। संसद की विधि के अन्यत्र संचित निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता। धन विधेयक और वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होते हैं। ये जब लोकसभा पढ़ाया था तब भी बताया था, धन विधेयक और वित्त विधेयक पढ़ाया था तब भी पढ़ाया था कि धन विधेयक और वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाएंगे। राज्यसभा को अनुदान की मांग पर मतदान की शक्ति प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए उसको जनता का सदन कहते हैं। और यही कारण है कि अनुदान की मांग या बजट पर पूर्ण अधिकार लोकसभा का होता है। राज्यसभा 14 दिन तक बजट संबंधी विधेयक को रोक सकती है और 14 दिन के अंदर या उससे पहले उसको लोकसभा को लौटाना पड़ेगा अपनी सिफारिशों के साथ में। और लोकसभा चाहे तो राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करे, ना चाहे तो नहीं करे। तो ये पूर्णतः लोकसभा के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्यसभा 14 दिन तक विधेयक को लोकसभा को लौटाएगी। ठीक है, 14 दिन के अंदर। उसके बाद है संचित निधि पर भारित व्यय पर मतदान नहीं होता। जो भी खर्च संचित निधि पर भारित होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते, कार्यालय, यूपीएससी, सीएजी, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभापति राज्यसभा के, इन सब के हाई कोर्ट के जजों की पेंशन, इन सब के जो वेतन भत्ते खर्च होंगे वो संचित निधि पर भारित होंगे। और जो खर्च संचित निधि पर भारित होते हैं उन पर मतदान नहीं होता, सिर्फ चर्चा होती है। इस चीज को आप अपने दिमाग में बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। ओके, संचित निधि पर भारित व्यय में क्या क्या आता है तो देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय और सीएजी, यूपीएससी और सरकार के ऋण, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, ये सब संचित निधि पर भारित होते हैं। और इनके अलावा भी यदि संसद चाहे तो किसी खर्च को संचित निधि पर भारित कर सकती है। तो ऐसे खर्चों पर जो संचित निधि पर भारित है उन पर मतदान नहीं होता, केवल चर्चा होती है। ठीक, बजट संबंधी परिवर्तन देखिए, 2016 में कुछ परिवर्तन किए गए जो 2017 से लागू हैं। ठीक है, 2016 से पहले क्या होता था कि जो रेलवे बजट था और आम बजट था इसको मिलाकर एक कर दिया। इससे पहले रेल बजट और आम बजट को अलग पेश किया जाता था। रेलवे बजट को एकवर्थ समिति जो 1921 में बनी थी उसकी सिफारिश पर 1924 में अलग किया गया था। तो इसको याद रखेंगे कि रेलवे बजट को अलग किस समिति की सिफारिश पर किया गया था,
एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 से इसको अलग कर दिया था। बजट पेश करने की तिथि देखिए, पहले क्या होता था कि जो बजट होता था वो फरवरी माह के लास्ट में पेश होता था, अंत में, ठीक है। इससे क्या होता था, अब जब लास्ट में पेश होगा तो मार्च तक खिंचेगा, तो सरकार को चलाने के लिए फिर एक लेखा अनुदान लेना पड़ता था। क्या लेना पड़ता था? लेखा अनुदान लेना पड़ता था, और यह 2 महीने के लिए होता था। अब क्या हुआ, 2016 में क्या परिवर्तन कर दिया कि फरवरी माह के अंत की जगह आरंभ में ही 1 या 2 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। और आपको पता है कि बजट से पहले क्या पेश किया जाता है? तो बजट से पहले आर्थिक सर्वे आता है। एक दिन पहले आर्थिक सर्वे पेश किया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष की सभी उपलब्धियां, पिछले वर्ष के खर्च कहाँ कहाँ हुए, उसके बारे में जानकारी होती है, और उसके अगले दिन बजट पेश किया जाता है। 2017 में योजनागत और गैर योजनागत व्यय का वर्गीकरण भी समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो पहले योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय भी होता था, उसको भी समाप्त कर दिया है। तो ये 3 बड़े परिवर्तन 2017 में किए गए हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद बजट पारित होने की प्रक्रिया, तो पूरा बजट 6 चरणों से होकर गुजरता है। कितने चरणों से होकर गुजरेगा? 6 चरणों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले प्रस्तुतिकरण होता है, फिर उस पर बजट पर आम बहस होगी, फिर बजट को विभागीय समितियों के पास भेजा जाएगा, उसके बाद अनुदान की मांगों पर मतदान होगा, फिर विनियोग विधेयक पास होगा, उसके बाद वित्त विधेयक पास होगा, और वित्त विधेयक के पास होने के साथ ही बजट की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि इस दिन जो वित्त मंत्री होते हैं, जैसे भी वर्तमान में कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वित्त मंत्री क्या करते हैं, बजट को पेश करते हैं, संसद के दोनों सदनों में एक बजट भाषण देते हैं, आता है। जो पढ़ने वाले होते हैं और तो उनको बजट भाषण का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, जिसमें बजट की विभिन्न चर्चाओं को किया जाता है संदर्भित रूप में, छोटे से रूप में उसको बजट की संपूर्ण चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि कौन सी योजनाएं शुरू होने वाली हैं, कौन से नए खर्च जुड़ने वाले हैं, कहाँ कितना खर्च होने वाला है, तो उसको बजट भाषण कहते हैं। फरवरी माह के पहले दिन लोकसभा में बजट पेश करते हैं। इस दिन कोई चर्चा नहीं होती है। पेश करने से पहले वित्त मंत्री भाषण देते हैं, और जिसे बजट भाषण कहते हैं। और 2023 में जो बजट पेश किया गया था वो पहला डिजिटल बजट है, और अभी अमृत भारत महोत्सव चल रहा है, तो उसके अंतर्गत पेश किया गया था। जब प्रस्तुतिकरण हो चुकेगा, जिस दिन बजट पेश होगा उस दिन कोई चर्चा नहीं होगी, सिर्फ बजट भाषण होगा और बजट पेश हो जाएगा, उसके बाद स्थगित हो जाती है लोकसभा। फिर आम बहस होती है। बजट प्रस्तुत करने के बाद जब अध्यक्ष चाहें तो फिर उस पर बहस शुरू होगी, बजट पर सबको बजट दिया जाएगा, सभी सदस्यों को, फिर विपक्ष उस पर कुछ बात कहेगा, सत्ता पक्ष उस पर जवाब देगा, और ये बहस चलेगी कुछ दिन। अब चूंकि आपको पता है कि सभी सांसद बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत समझदार और बहुत योग्य होते हैं, इसका विपरीत लीजिए, तो उनको समझ नहीं आता ना कि बजट क्या है। जब यूपीएससी का इतना पढ़ने लिखने वाला समझदार स्टूडेंट होते हैं, एमपीपीएससी, स्टेट पीएससी वाले, उनको समझने के लिए टीचर की हेल्प लेनी पड़ती है, कई दिनों तक उसको पढ़ते हैं तब समझ आता है। वो तो महान मूर्तियां हैं उनको। तो फिर क्या होता है, उस बजट को समझने योग्य बनाने के लिए विभागीय समितियों को भेज दिया जाता है। विभागीय समितियां 24 हैं, ये आरंभ में 24 नहीं थी, पहले 17 थी, उसके बाद 7 और जोड़ दी 2004 में, तो वर्तमान में 24 हैं, याद रखना। और ये स्थायी समितियां होती हैं, तो ये इसकी जांच पड़ताल करती हैं और एक रिपोर्ट तैयार करती हैं। यह व्यवस्था 1993 से शुरू की गई है, और संसदीय वित्तीय नियंत्रण का टूल है ये, ठीक है। संसदीय वित्तीय नियंत्रण का टूल होता है। अब ये जो विभागीय समितियों के पास बजट जाएगा, तो वो बजट को पढ़ेंगी, देखेंगी, जांच करेंगी, और उसको एक रिपोर्ट बनाएंगी, और इस तरह से रिपोर्ट बनाएंगी कि जो सांसदों को समझ आए। उसके आधार पर प्रश्नोत्तर का क्रम शुरू होता है। जब ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, बहस खत्म हो जाती है, तब फिर मतदान के लिए आता है। मतदान के लिए क्या आता है
कि बजट में प्रावधान किया गया है। अभी जैसे योजना शुरू की गई है विश्वकर्मा योजना, ठीक है, विश्वकर्मा योजना। तो इस योजना को मान लीजिए बजट में पेश किया गया, तो इस योजना पे 500 करोड़ रुपए खर्च करना है, ठीक है। तो ये 500 करोड़ रुपए तो संबंधित मंत्रालय ने मांग की है, ये अनुदान की मांग है, ठीक है, 500 करोड़ रुपए। अब विपक्ष क्या करेगा, इस मांग में कटौती प्रस्ताव ले जाएगा। जब मांग होगी तो कटौती प्रस्ताव आएंगे, कटौती प्रस्ताव आप पढ़ चुके हैं, नीतिगत कटौती, सांकेतिक कटौती, मितव्यता कटौती, ये कटौतियां आप पढ़ चुके हैं। क्योंकि कटौती प्रस्ताव बजट पर या वित्त पर नियंत्रण के लिए एक टूल होते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में ये काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि क्या होता है, जब आप कटौती प्रस्ताव लेकर आएंगे, जब आप कटौती प्रस्ताव लेकर आएंगे तो इसको पास कराना होगा, ठीक है। अब ये प्रस्ताव पास कब होगा? ये प्रस्ताव पास जब होगा जब इसके पक्ष में मतदान पड़े बहुमत में। चूंकि जो सरकार है, सरकार जब भी बनती है जब बहुमत हो, तो बहुमत में कौन होती है? सरकार, ठीक है, बहुमत में सरकार होती है। इसीलिए ये कटौती प्रस्ताव पास नहीं होते हैं, ठीक है। और जिस तरह से सरकार चाहती है उसी तरह से अनुदान की मांगों पर मतदान होता है। तो ये क्या होता है, अनुदान की मांग की जाती है, ठीक है, अनुदान की मांगें होती हैं। अनुदान की मांग केवल लोकसभा में अनुदान की मांग पर मतदान होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं, राज्यसभा को इस पर अधिकार नहीं होता है। और इसी समय कटौती प्रस्ताव भी लाए जाते हैं और कटौती प्रस्ताव के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक। उसके बाद एक गिलोटिन होता है। तो गिलोटिन क्या होता है, मान लीजिए कि बजट को पूरी कंप्लीट करने के लिए 26 दिन का समय है। अब 25 दिन तक बहस हुई, मतदान हुआ, सब हुआ, लेकिन फिर भी कुछ बच गया। तो अंतिम दिन अध्यक्ष क्या करेंगे, सभी अनुदान की मांगों को, जितनी भी अनुदान की मांगे हैं सबको एकत्रित करके एक ही दिन उन पर मतदान करा लेते हैं। अंतिम दिन, उस दिन बहस चर्चा कुछ नहीं होगी, सीधा मतदान होगा। अध्यक्ष सभी मांगों को मतदान के लिए पेश करता है तथा उनका निपटान करता है, फिर चाहे सदस्यों द्वारा इन पर चर्चा की गई हो या नहीं की गई हो। इसी को गिलोटिन कहते हैं, ठीक है। तो ये शब्द याद रखेंगे कि गिलोटिन क्या होता है। 26 दिन का मान लीजिए समय मिला है बजट को कंप्लीट, बजट प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, लेकिन बहस है, संसद में काम कम होता है, संसद की आपको पता है कि कार्यात्मकता कम होती जा रही है, उसके वर्किंग आवर कम होते जा रहे हैं, बहस, वॉकआउट, ज़्यादा से ज़्यादा हो हल्ला करना, संसद की कार्यवाही को बाधित करना, ये सब काम हो रहे हैं, विपक्ष इन सबको करता है, सत्ता पक्ष की कुछ कमियां हैं। तो क्या करते हैं अध्यक्ष, अंतिम दिन सभी मांगों को, मान लीजिए 25 मांगे थी, ठीक है, अब जिनमें से 20 मांगों पर मतदान हुआ, 5 मांगे अभी भी रह गई हैं, तो वो 5 मांगों को एकत्रित करेंगे और लास्ट दिन मतदान के लिए रख देंगे। सभी मांगों पर अलग अलग चर्चा और मतदान नहीं होगा, इकट्ठा रखेंगे, इकट्ठा मतदान कराएंगे और पास कर देंगे। इस प्रक्रिया को गिलोटिन कहते हैं। अब क्या हुआ, बजट कंप्लीट हो गया, लेकिन अब खर्च का अभी अधिकार नहीं मिलेगा। खर्च का अधिकार, अब चूंकि खर्च कहाँ से होता है, संचित निधि से खर्च होता है, और आपको पहले ही बता दिया है संचित निधि से खर्च कब तक नहीं होगा, जब तक उसके लिए एक विधेयक पारित नहीं हो जाएगा। तो फिर एक विनियोग विधेयक लाया जाएगा, आर्टिकल 114 में इसके बारे में प्रावधान है। अब विनियोग विधेयक में क्या होगा, जो अनुदान की मांगें थी उनको, और संचित निधि पर, चूंकि आपको पता है जो खर्च संचित निधि पर भारित है उस पर मतदान नहीं होता है, तो जो संचित निधि पर भारित खर्च है उसको, और जो अनुदान की मांगें थी जिससे सरकार ने पैसा मांगा है, जो पारित करा लिया है, उनको, दोनों को मिला के एक विधेयक बनाया जाता है जिसको बोलते हैं विनियोग विधेयक। फिर सरकार इसको पास कराती है और विनियोग विधेयक पास होने के बाद सरकार को संचित निधि से खर्च करने का अधिकार मिल जाता है। लोकसभा में मतदान द्वारा लोकसभा में मतदान द्वारा दिए गए अनुदान और संचित निधि पर भारित व्यय को मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है।
इसके पारित होने पर ही सरकार को संचित निधि से धन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। विनियोग विधेयक में राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए, देखिए, अब विनियोग विधेयक में क्या है, तो दो ही चीजें हैं, एक तो अनुदान की मांगे हैं और दूसरी क्या है, संचित निधि पर भारित व्यय है। अब ऐसा विधेयक यदि आएगा और यदि विपक्ष कुछ चाहे उसमें संशोधन करने के लिए प्रस्ताव रखे तो वो नहीं होगा, क्योंकि अनुदान की मांग पर पहले ही मतदान हो चुका है और संचित निधि पर जो भारित व्यय उस पर मतदान होगा नहीं, इसलिए राष्ट्रपति की अनुमति के बिना इसमें कुछ सामान्यतः विनियोग विधेयक में कोई फेरबदल नहीं होता है। ठीक, अब विनियोग विधेयक के बाद वित्त विधेयक पारित कराया जाता है। ये राय भी लोकसभा में आएगा और इसके पारित होने पर आय पक्ष को विधिक मान्यता मिलती है। जो वित्त विधेयक होता है तो सरकार की इनकम कहाँ से होती है उसको विधिक मान्यता मिलती है वित्त विधेयक से, और खर्च करने को विधिक मान्यता मिलती है विनियोग विधेयक से। ठीक है, तो ये हाँ, और इस तरह से बजट का काम कंप्लीट हो जाता है, पूरा बजट की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। ठीक है, 6 चरणों में बजट की प्रक्रिया होती है। प्रस्तुतिकरण होगी, आम बहस होगी, उसके बाद विभागीय समितियों को भेजा जाएगा, अनुदान की मांग पर चर्चा होगी, उसके बाद विनियोग विधेयक आएगा और फिर वित्त विधेयक पारित होगा। इसके साथ ही बजट निर्माण प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 2017 में क्या परिवर्तन किए गए वो भी आपको बता दिया गया है। बजट से संबंधित संवैधानिक उपबंध भी आपको बता दिए गए हैं। अब अनुदान की मांगें जो थी विभिन्न मंत्रालयों की वो तो वहाँ पेश हो चुकी, उन पे मतदान, कुछ और भी जरूरत पड़ती है तो उनको यहाँ समझ लीजिए। जैसे कि अनुपूरक अनुदान एक होता है। अब अनुपूरक से याद समझ आ रहा होगा सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी योजना के लिए 100 करोड़ रुपए मांगे हैं। कितने करोड़ रुपए मांगे हैं? 100 करोड़ रुपए। लेकिन इस योजना में खर्च हुआ है 120 करोड़ रुपए। ठीक है, अब आपको 20 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, बीच में ही जरूरत पड़ गई है, योजना में ज़्यादा खर्च हो गया है, तो आप लोकसभा में अनुपूरक अनुदान की मांग को पेश करेंगे और स्वीकृत राशि के कम पड़ जाने पर ऐसा लाया जाता। तो जो आपको राशि दी गई थी वो कम पड़ गई, तो उस राशि के लिए, उस योजना के लिए और पैसा चाहिए था, उसके लिए आप अनुपूरक अनुदान लेकर आएंगे। ठीक है, अनुपूरक अनुदान की मांग रखेंगे लोकसभा में। क्लियर हुआ? फिर अतिरिक्त अनुदान क्या होता है? वित्त वर्ष में अतिरिक्त व्यय के लिए लाया जाता है किसी ना सेवा ना खर्च के संबंध में। ना का मतलब है नए सेवा, यहाँ पर नए सेवा या खर्च के संबंध में ये अतिरिक्त अनुदान है। मान लीजिए आपने बजट में किसी योजना के बारे में नहीं बता पाए, लेकिन आपको बाद में एकदम से लगता है कि नहीं ये योजना आवश्यक है और इसको शुरू करना है, तो फिर अतिरिक्त अनुदान लाया जाता है। फिर अधिक अनुदान क्या होता है? किसी मद पर दी गई राशि से अधिक खर्च हो गया। आपने 500 करोड़ रुपए सड़क बनाने के लिए थे संसद से, लेकिन आपने उसमें खर्च किया 600 करोड़ रुपए, तो ये जो 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आपने खर्च कर दिया है, इस 100 करोड़ रुपए को, अनुपूरक अनुदान और अधिक अनुदान में अंतर है। अनुपूरक अनुदान में आपने खर्च नहीं किया है, 20 करोड़ रुपए आपको लग रहा है, इसलिए आपने 20 करोड़ रुपए संसद से लिया। यहाँ पे 500 करोड़ खर्च होना था, लेकिन 600 करोड़ आप खर्च कर चुके हो, तो 100 करोड़ आपने एक्स्ट्रा खर्च किया है, इस पर लाया जाता है। अधिक राशि खर्च हो गई है, आपको अब उसको संसद से ग्रांट कराना है, यानी कि संसद से उसको पास कराना है, ये अधिक अनुदान में होता है। और इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, लोक लेखा समिति की सहमति पर लाया जाता है। ठीक है, लोक लेखा समिति से सहमति ली जाती है और लोक लेखा समिति जब कहती है कि हाँ इसमें 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुए हैं, तब इस मांग को लाया जाएगा। फिर एक होता है प्रत्यानुदान, तो अकस्मात आवश्यक व्यय के लिए इसे लाया जाता है, इसे कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक कहते हैं। प्रत्यानुदान, इसके बारे में कोई खर्च के बारे में बताया नहीं गया, लेकिन दे दिया है सरकार को कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो आप प्रत्यानुदान का उपयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग करके संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं। मान लीजिए वित्त वर्ष में आपने तो पैसा लिया ही नहीं था और भूकंप आ गया या कोई विपर्जय तूफान आ गया, इस तरह की कोई घटना, अकाल क्या बोलते हैं, सूखा पड़ गया, तो इसके लिए तो आपने कोई वो प्रावधान किया नहीं था बजट में, तो इसके लिए प्रत्यानुदान पहले ही
होता है, इसको ब्लैंक चेक कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुदान की मांग को ब्लैंक चेक कहते हैं? प्रत्यानुदान की मांग को। और एक होता है अपवाद अनुदान, इससे विशेष प्रयोजन के लिए दिया जाता है, यह वर्तमान वित्तीय वर्ष या सेवा से संबंधित नहीं होता है। ठीक, तो ये 5 अनुदान की मांगे और हैं। अनुपूरक अनुदान, आपको जो पैसा दिया गया था वो कम पड़ गया है, आपको और खर्च करना है तो आप अनुपूरक अनुदान लाएंगे। अतिरिक्त अनुदान, आपने जो खर्च के लिए मांगा था, अतिरिक्त व्यय के लिए लाया जाता है, नए सेवा या नए खर्च करने हैं आपको, उसके लिए। अधिक अनुदान, आपने जो राशि स्वीकृत हुई थी किसी योजना के लिए उससे ज़्यादा खर्च कर दी है, तो अब आपको जो ज़्यादा खर्च हुआ है उसको संसद से पास कराना है, उससे पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति की सिफारिश पर लाया जाएगा। प्रत्यानुदान ब्लैंक चेक है सरकार के पास। अपवाद अनुदान, ये भी विशेष परिस्थितियों के लिए दिया जाता है। ठीक, अब केंद्र सरकार की निधियां, सरकार की निधि यानी कि अकाउंट, यानी कि पैसा रखने का जो एक सिस्टम है उसको कहते हैं। तो मूलतः सरकार के पास 3 निधियां, और ऐसी ही 3 निधियां किसके पास होती हैं? राज्य सरकार के पास। अनुच्छेद 266 और 67 में, 266 में 2 निधियां हैं, संचित निधि और लोक लेखा निधि, और 67 में है आकस्मिकता निधि। तो संचित निधि के बारे में आप समझ ही रहे हैं इतने समय से। 266 में है, आर्टिकल 266 में संचित निधि का प्रावधान है। भारत सरकार की समस्त आय और व्यय इसी से होते हैं। ठीक है, धन निकासी किससे होती है? तो संसद की विधि के अनुसार होती है। इसके बारे में अभी पिछली ही इतनी चर्चा हो चुकी है। लोक लेखा निधि, ये भी 266 में है। भविष्य निधि जमा, बचत जमा, विभागीय जमा, बैंक जमा आदि। बैंक में लोगों का पैसा जमा है, लोगों ने विभिन्न योजनाओं में पैसा लगा रखा है, एलआईसी की योजना में पैसा लगा रखा है। तो ऐसा पैसा जो जनता ने छोटे या बड़े लाभ के लिए सरकार के पास किसी भी रूप में रखा है, चाहे वो बचत पत्र खरीदे हों, चाहे सरकार की पॉलिसी खरीदी हो, चाहे सरकार के बैंक में जमा किया हो, एफडी की हो, या पेंशन जो जॉब कर रहे हैं उनका पैसा प्रोविडेंट फंड में कट के जाता है वो हो, इन सब पैसे को एक निधि में रखा जाता है जिसको लोक लेखा निधि कहते हैं। अब जब ये जनता का पैसा है, जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब से एक निश्चित रकम हर महीने कटती है, ताकि वह सरकार के पास जमा होती रहती है, सरकार उस पर ब्याज भी देती है, और आपके रिटायरमेंट पर आपको एक मुश्त राशि मिलती है, समथिंग 80-90 लाख 1 करोड़ के समथिंग आपको पैसा मिलता है। और उसके बाद या तो फिर पेंशन मिलती है। तो इस तरह का जो पैसा है, आपने एफडी करा रखी है 10 लाख की एफडी, तो वो सरकार के बैंक में करा रखी है, तो वो पैसा तो ये सरकार के ऊपर देनदारी है। और यहाँ से लोक लेखा निधि से पैसा कार्यपालिका यानी कि सरकार अपनी मर्जी से निकाल सकती है, और ये जनता की देनदारी होती है। संचित निधि से पैसा संसद से निकलेगा, लोक लेखा निधि से पैसा कार्यपालिका यानी कि सरकार निकाल सकती है, प्रधानमंत्री। और आकस्मिकता निधि ये 267 में है, इसे 1950 में बनाया गया था आकस्मिक अधिनियम द्वारा, क्योंकि ये संविधान में वर्णित नहीं थी। यह कार्यपालिका कार्यकारी प्रक्रिया से संचालित होती है, यानी कि यहाँ राष्ट्रपति के अधिकार में आती है, और ये किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए बनाई गई है। कोई विशेष परिस्थिति, सुनामी, भूकंप, अकाल, महामारी फैल जाती है, उसका बजट में कोई प्रावधान नहीं है। संचित निधि से पैसा आप निकाल नहीं सकते, लोक लेखा से आप निकाल नहीं सकते, तो आप आकस्मिक निधि से तत्काल पैसा निकालकर राहत कार्य शुरू कर सकते हैं। और बाद में जब नेक्स्ट बजट आएगा तो उसमें आप जितना पैसा खर्च हुआ उस पैसे का लेखा जोखा देके उसको संचित निधि से पास कराएंगे, संसद से पास कराएंगे, और संचित निधि से निकालकर फिर आकस्मिकता निधि में डाल देंगे। तो ये जो 3 निधियां होती हैं 266 और 267 में, 267 में एक है आकस्मिक निधि, बाकी लोक लेखा निधि और संचित निधि दोनों 266 में है। और यही सेम निधियां राज्य सरकार के पास भी होती हैं, और ये भी इन्हीं आर्टिकल के तहत होती हैं। ठीक, उसका संसदीय समितियां, तो संसद में समितियां 2 प्रकार की होती हैं, एक स्थायी समितियां, एक अस्थायी समितियां। अस्थायी समितियों को तदर्थ समितियां कहते हैं। ये तदर्थ समितियां क्या होती हैं? किसी विशेष कार्य के लिए, जांच के लिए, सलाह के लिए बनती हैं, और उनके बाद इनको समाप्त कर दिया जाता है, इनका कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाता है। तदर्थ समितियां ऐसी अस्थायी समितियां होती हैं जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए गठित की जाती हैं, और कार्य समाप्त होने पर इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। स्थायी समितियां, ये समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं,
जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं। इनका गठन प्रत्येक वर्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। चुनाव होता है। विभागीय स्थायी समितियां लोकसभा के नियम समिति की अनुशंसा पर 1993 में बनाई गई थी। तब ये 17 थी संख्या में। 2004 में इनमें 7 और बढ़ा दी गई और इस तरह वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 24। तो विभागीय समितियां कितनी हैं? 24। ठीक है, जिनमें से 8 समितियां राज्यसभा के लिए कार्य करती हैं और 16 समितियां जो हैं लोकसभा के लिए कार्य करती हैं। ठीक, इन समितियों का गठन प्रत्येक वर्ष होता है और चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत से। प्रत्येक स्थायी समिति में 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा के होते हैं। किसी भी स्थायी समिति में कोई मंत्री, किसी भी समिति में कोई मंत्री सदस्य नहीं बनता है। इसको याद रखेंगे बस नियम समिति को छोड़कर। ठीक है, वो अभी आप आगे बढ़ेंगे, वहाँ विधि मंत्री और प्रधानमंत्री सदस्य होते हैं। अब वित्तीय स्थायी समितियां, तो लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति और अनुमान समिति, ये 3 वित्तीय स्थायी समितियां होती हैं जो वित्त पर नियंत्रण करने का टूल होती हैं। लोक लेखा समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा 1921 में पहली बार बनाई गई थी। याद रखिए, ये फैक्चुअल नॉलेज है, आपको याद होनी चाहिए कि लोक लेखा समिति, दिमाग में एक पीरियड फिक्स कर लिया कीजिए। लोक लेखा समिति यानी कि आज़ादी से पहले 1919 का अधिनियम आया था और उसमें पहली बार 1921 में इनको गठन किया गया था। ये 22 सदस्य होते हैं इसमें, 15 और 7, 15 लोकसभा से होंगे। ठीक है, और 7 जो है वो राज्यसभा से होंगे। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इनका चुनाव कैसे होगा? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा होगा। इस प्रक्रिया को भी समझ चुके हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? तो अध्यक्ष, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, यानी कि इसको PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 1967 से एक परंपरा बनाई है कि विपक्ष का होता है और अभी शायद अधीर रंजन चौधरी इसके अध्यक्ष हैं। इसके कार्य क्या होते हैं? तो 3 मुख्य कार्य होते हैं। CAG की रिपोर्ट की जांच करती है। ये आपको जब CAG पढ़ाया था उसी समय बताया था कि लोक लेखा समिति का मित्र मार्गदर्शक और वो गाइड होता है। खर्च के बाद खर्च की जांच करती है। अनुमान समिति की जुड़वा बहन कहलाती है। तो अनुमान समिति की जुड़वा बहन कौन होती है? लोक लेखा समिति। ठीक है, तो ये लोक लेखा समिति के बारे में हुआ। दूसरा है प्राक्कलन समिति, इसको अनुमान समिति भी कहते हैं और यह सबसे बड़ी समिति है क्योंकि इसमें 30 सदस्य होते हैं, तो यह सबसे बड़ी समिति है। ठीक, आरंभिक रूप से 1921 में स्थापित, स्वतंत्रता के बाद पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में गठन किया गया था इसका। सबसे पहली बार अनुमान समिति को 1921 में बनाया था। देखिए, 1919 के अंदर द्वारा 1921 में इसको भी बनाया था लोक लेखा समिति को और 1921 में प्राक्कलन समिति को भी बनाया गया था। लेकिन लेकिन स्वतंत्रता के बाद पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में गठन किया गया था इसका। ठीक, मूलतः इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इसमें परिवर्तन किया गया और इसको बढ़ाकर 30 कर दिया गया। ठीक, सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। लोकसभा के क्यों होते हैं? क्योंकि प्राक्कलन समिति या अनुमान समिति का मुख्य कार्य अनुमान बजट पर चर्चा करना होता है। बजट चूंकि लोकसभा का अधिकार में है, इसलिए प्राक्कलन समिति में सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। इनका चुनाव प्रतिवर्ष होता है, वही समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। यह सबसे बड़ी समिति है। इसका अध्यक्ष निर्विवाद रूप से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सत्ताधारी दल का होता है। विपक्ष का होगा किसका? पब्लिक अकाउंट कमेटी का, लोक लेखा समिति का, और सत्ताधारी दल का होगा प्राक्कलन समिति का। सबसे बड़ी समिति है, जॉन मथाई की सिफारिश पर बनाई गई थी और इसमें सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? बजट में सम्मिलित अनुमानों की जांच करना। ठीक, किफ़ायत के लिए सुझाव देना, उन अनुमानों को कम करने के लिए सुझाव देना। सतत किफ़ायत समिति भी कहते हैं इसको। खर्च के दौरान ही खर्च की जांच करती है ये। ठीक है, तो ये अनुमान समिति, प्राक्कलन समिति, सबसे बड़ी समिति के बारे में जाना।
उसका बाद आती है सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो ये उपक्रमों के लेखा जोखा से संबंधित, उसके प्रबंधन से संबंधित, उनके संचालन से संबंधित समिति है। जो लोक उपक्रम यानी कि सरकारी उपक्रम, उपक्रम यानी कि उद्योग, उपक्रम यानी कि सरकार के जितने भी उद्योग चल रहे हैं उनके लिए है ये। इसको 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। 1921 में लोक लेखा समिति बनी थी 1919 के अधिनियम से। 1921 में अनुमान समिति बनी थी और 1900 आज़ादी के बाद 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर बनी थी 30 सदस्य, और ये 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर बनी थी। आरंभ में यह 15 सदस्यीय थी, 1974 में इसको 22 सदस्यीय कर दिया गया। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से समिति का अध्यक्ष बनाता है। तो जो लोक उपक्रम समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है, इसके अध्यक्ष को भी कौन चुनता है? लोकसभा अध्यक्ष चुनता है, और ये लोकसभा सदस्यों में से ही बनाया जाता है। राज्यसभा सदस्य इसका अध्यक्ष नहीं होता। सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखा की जांच करना इसका कार्य है। सार्वजनिक उपक्रमों पर कैग सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना इसका कार्य है। अन्य कार्य जो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के जिम्मे हो, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसको दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य लोक उपक्रमों से संबंधित होता है। तो ये 3 मुख्य वित्तीय समितियां थीं जो संसद का वित्तीय टूल के रूप में काम करती हैं, वित्तीय नियंत्रण के कार्य में के रूप में काम करती हैं। प्रवर समिति क्या होती है? तो अभी आप जब भी देखते हैं न्यूज़पेपर में तो प्रवर समिति का बहुत नाम आता है, इसलिए आपको यहाँ थोड़ा सा समझा दिया जाए। ये एक अस्थायी समिति होती है जो किसी विधेयक के प्रत्येक प्रावधान पर विस्तृत चर्चा और विमर्श करने के लिए बनाई जाती है। जब भी कोई विधेयक पेश किया जाता है सदन में, तो उस विधेयक को सरल और सामान्य भाषा में समझने के लिए, उसके हर पहलू पर जांच करने के लिए एक अस्थायी समिति बनाई जाती है जिसको प्रवर समिति कहते हैं। ठीक है, तो ये अस्थायी समिति है। विशेषाधिकार समिति यह 15 सदस्यीय समिति होती है। प्रधानमंत्री और विधि मंत्री इसके सदस्य होते हैं। संसदीय विशेषाधिकार हनन की जांच करने के लिए और दंड की सिफारिश के लिए इसका गठन किया जाता है। ये विशेषाधिकार समिति है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, सामान्य है बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यसभा को प्राप्त विशेषाधिकार कौन कौन से हैं जिन पर केवल और केवल राज्यसभा को शक्ति प्राप्त है? तो आपको पता है आर्टिकल 249, यदि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है, राज्य सूची का विषय पर यदि संसद कानून बनाना चाहती है तो आपात की स्थिति को छोड़ के और राष्ट्रपति शासन को छोड़कर राज्य सूची के विषय पर संसद कानून नहीं बना सकती, क्योंकि अनुसूची 7 केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन को स्पष्ट करता है। केंद्र सरकार संघ सूची और समवर्ती सूची पर बनाएगी और राज्य सरकार राज्य सूची और समवर्ती सूची पर बनाएगी। केंद्र सरकार सामान्य परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, लेकिन यदि राज्यसभा को यह शक्ति है आर्टिकल 249 के अंतर्गत कि वह राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है। यदि राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, और यह राज्यसभा की अनन्य शक्ति है, एक्सक्लूसिव पावर है उसकी। दूसरा आर्टिकल 312 है, नई लोकसभा का गठन केवल और केवल राज्यसभा के प्रस्ताव के बाद ही किया जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा से शुरू होगी। तो ये 3 कार्य राज्यसभा के विशेषाधिकार हैं। लोकसभा की अन्य शक्तियां बहुत हैं, उनमें से 2-3 यहाँ लेके आए हैं। धन विधेयक और वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पेश होते हैं, आपको पता है। विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में आते हैं। कटौती प्रस्ताव एवं राष्ट्रीय आपात को वापस लेने आदि के प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में आएंगे। भारतीय संसद की संप्रभुता को देखिए, आपको पता है कि ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अन्यथा कुछ भी कर सकती है। यानी कि वहाँ पर ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, कुछ भी कर सकती है। संसद
ही सब कुछ है और हमारे यहाँ संविधान सब कुछ है। तो भारतीय संसद संविधान के अधीन है और भारत में सर्वोच्च संविधान है। तो संसद की शक्ति को कौन कौन नियंत्रित करता है? संविधान की लिखित प्रकृति ये संसद की शक्ति को नियंत्रित करता है। संविधान में इतना विस्तृत संविधान है भारत का कि हर छोटे बड़े पहलू को स्पष्टतः उसमें समझाया गया है। ठीक है। दूसरा है सरकार की संघीय व्यवस्था। तो यहाँ संघीय व्यवस्था का मतलब होता है केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। आपको पता है राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना ही नहीं सकती, तो संसद संप्रभु नहीं है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, यदि संसद किसी कानून को बनाती है और उससे किसी भी तरह से मूल ढांचे को प्रभावित होता है तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा करेगी और उस कानून को रद्द कर देगी। तो संसद सर्वोपरि नहीं है, ये भी उसकी सर्वोच्चता को सीमित करता है। मूल अधिकार एवं उसकी न्यायोचित प्रकृति, संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो इस भाग के किसी भी हिस्से को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आर्टिकल 13 यही कहता है। तो ये चार बातें हैं जो संसद की संप्रभुता को क्या करती हैं, सीमित करती हैं। ठीक है। इसके साथ ही आपकी संसद की क्लास कंप्लीट होती है। अब आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के बाद एक या दो क्लास में नेक्स्ट क्लास में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कंप्लीट कराया जाएगा और उसके बाद एक क्लास में आपकी राज्य की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका को कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद ऑलमोस्ट एक क्लास कंप्लीट होने की तरफ चली जाएगी। ठीक है। हो सकता है कि कुछ दिनों आपकी क्लासेस नहीं आए, तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो शायद कुछ दिन लेट होके आए, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।